गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मास नंबर के साथ हमने वेरिएशन देखा था। कल वाले को एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हो रहा था। जब A लेस देन क्या था, 20 था, तब हमने क्या देखा था कि जिन न्यूक्लियाई के मास नंबर 4, 8, 12, 16, 20 थे, वो न्यूक्लियाई अपने आसपास के न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में क्या थे? ज्यादा स्टेबल थे। क्यों थे वे स्टेबल? क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अपने आसपास के न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में क्या थी? ज्यादा थी। और इन न्यूक्लियाई के नाम क्या क्या थे? हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन थे। और हमने क्या देखा था कि इनमें क्या मिल रहा था हमें? Z भी क्या था? इवन था। न्यूट्रॉन नंबर भी इवन थे और N इज इक्वल टू Z था। ये तो थी हमारी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था कि जैसे जैसे B बाई A और मास नंबर के अंदर जो हमारा ग्राफ है, उसमें जब A लेस देन 20 है, तब तक ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है पीक्स के साथ। फिर ग्राफ अचानक से इंक्रीज होते होते आयरन के लिए मैक्सिमम हो जाता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो और फिर यहाँ से क्या होता है? आयरन के बाद धीरे धीरे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती जाती है। यानी आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है, तो यह पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल है। थर्ड क्या था? यहाँ देखिए, जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी, अगर हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी निकालें तो वो हमें कितनी मिलती है? 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट मिलती है। और फोर्थ पॉइंट देखिए, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, वो जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं और जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं, उनकी कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। अब हर न्यूक्लियाई क्या चाहता है? मोस्ट स्टेबल स्टेट में रहना। और मोस्ट स्टेबल स्टेट कब मिलेगी? जब उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगा। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसको शो करती है? स्टेबिलिटी को। ये जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा। तो हैवियर न्यूक्लियाई क्या करते हैं? दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में टूटने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ जाए। अब कोई भी हैवियर न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। अब तो स्मॉल न्यूक्लियाई हैं, वो भी क्या करेंगे? स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करेंगे। तो स्टेबल स्टेट में आने के लिए क्या जरूरी है? कि दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक हैवियर न्यूक्लियाई का निर्माण कर ले। तो इससे उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे हमने दो हाइड्रोजन को मिलाया, तो उससे हमें हीलियम मिला। अब हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इनसे क्या है? ज्यादा है। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। यहां तक हमने कल बात कर ली थी। अब हम क्या देखते हैं कि जब भी किसी न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन नंबर कितने हैं? 2 हैं, 8 हैं, 20 है, 28 है, 50 है, 82 है, 126। ये नंबर है न्यूट्रॉन के लिए, और सारे हैं प्रोटॉन नंबर, ये न्यूट्रॉन नंबर। इनके लिए क्या होता है? B बाई ए का मान बहुत ज्यादा होता है। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। यानी अगर किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन भी मैजिक नंबर है और न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर है, तो वो न्यूक्लियाई हाई स्टेबिलिटी को शो करता है। जैसे 2He4। अब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 2। न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 2। तो इसके अंदर दोनों क्या हैं? मैजिक नंबर। तो ये किसको शो करता है? हाईएस्ट स्टेबिलिटी को। अब जैसे आप 8, ऑक्सीजन 16 है हमारे पास, इसमें भी प्रोटॉन 8 है और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 8 हैं। और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स। तो इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं? लिख लेते हैं। तो हमारा 7th पॉइंट क्या हो जाएगा? इट इज ऑल्सो observed it is also observed that
whenever a nucleus contain whenever a nucleus contain 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, ये नंबर किसके लिए था? न्यूट्रॉन के लिए। और सारे क्या है? प्रोटॉन नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। The mean binding energy is comparatively greater. These numbers are called magic numbers. If the number of protons and neutrons are both magic number, then their binding energy are higher. जैसे कि किसकी होती है? हीलियम के अंदर भी प्रोटॉन भी क्या है? मैजिक नंबर है। और न्यूट्रॉन भी क्या है? मैजिक नंबर है। 8, 16 एक्सेट्रा। तो ये हमने क्या देख लिया? ग्राफ के अंदर कुछ पॉइंट्स देखे थे। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, द बाइंडिंग एनर्जी per nucleon of the nuclei taking part in the disintegration ZXA Z1YA1 plus Z2YA2 plus Q are EB, EB1 and EB2 respectively. Calculate the energy required. Released in the reaction. इसमें हमें क्या दे रखा है कि कोई ZX न्यूक्लियाई है, वो 2
न्यूक्लियाई Z1Y A1 Z2Y A2 में क्या हो रहा है, टूट रहा है। उस वक्त जो इस न्यूक्लियाई की एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Eb दे रखी है, इसकी Eb1 और इसकी Eb2। अब हमें निकालना है कि जब ये न्यूक्लियाई इन दो न्यूक्लियाई में टूट रहा है उस वक्त कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। सॉल्व करते हैं इसे। रिएक्शन क्या है हमारे पास, ZXC Z1Y A1 प्लस Z2Y A2 प्लस Q। अब हमने कल बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस MAZ C²। यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब हमें क्या दे रखा है, Eb क्या है, इस न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, यानी Eb इज इक्वल टू क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है, ए। तो यहां से इस न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी हमें मिल जाती है Eb। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, Eb इज इक्वल टू Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस MAZ। यहां से हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट भी लिख सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर ले जाते हैं तो यहां से हमारे पास MAZ क्या निकल के आएगा, MAZ निकल के आएगा, एक मिनट, AEB डिवाइड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस MAZ। अब अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और इसको भी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में लें तो ये वाली हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा, AEB इज इक्वल टू Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस MAZ हो गया। तो यहां से हमें MAZ क्या मिल गया, Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस AEB। तो ये हमारे पास आ गई MAZ की वैल्यू। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ न्यूक्लियस को हमने मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में अगर हम माने तो उस वक्त ये वाला पार्ट लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने ये कर दिया। अब हमारे पास रिएक्शन क्या थी, अब हमारे पास रिएक्शन थी ZXA Z1Y A1 प्लस Z2Y A2। तो यहां से क्या हो रहा है, अभी अभी हमने निकाला, जो इसका मास होगा इसके मास और इसके मास के सम के इक्वल होगा। अभी अभी हमने मास निकाला ही था, कितना आया था, Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस AEB। इसी तरह से हम किसका, इसका भी निकाल सकते हैं। तो इसका क्या होगा, Z1 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A1 माइनस Z1 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस A1EB1, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EB1 थी, प्लस यहां से क्या होगा, Z2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A2 माइनस Z2 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस A2EB2 प्लस Q, जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो। अब हमें पता है Z इज इक्वल टू क्या होता है, Z1 प्लस Z2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इन दोनों के सम के इक्वल होगा। उसी तरह से मास नंबर भी क्या होगा, A1 प्लस A2। अब
वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस AeB is equal to Z1 mass of proton plus A1 minus Z1 mass of neutron minus A1 प्लस अब Z2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, Z माइनस Z1 और यहाँ से A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A माइनस A1। तो यहाँ से लिख लीजिए, Z की जगह हम लिख देंगे Z माइनस Z1 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A2 की वैल्यू क्या है, A माइनस A1 माइनस Z2 की वैल्यू Z माइनस Z1 है, पहले से माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस A2eB2 प्लस Q। अब यहाँ से देखिए Z मास ऑफ प्रोटॉन है, Z मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब Z1 माइनस है, Z1 प्लस है, तो ये वाला पार्ट भी कैंसिल। A1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी कैंसिल। A इधर है, A इधर है, ये भी कैंसिल। Z1 से Z1 गया और Z से Z गया, तो यहां से हमें क्या मिला, माइनस AeB इज इक्वल टू माइनस A1eB1 माइनस A2eB2 प्लस Q। तो Q की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी यहां से, A1eB1 प्लस A2eB2 माइनस AeB। तो इस रिएक्शन में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी वो कितनी आ रही है, ये आ रही है, यानी कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, जो फर्स्ट जो न्यूक्लियन, जिस न्यूक्लियस को हमने न्यूक्लियस में तोड़ा उनकी बाइंडिंग एनर्जी के सम में से अगर हम जिस न्यूक्लियर को तोड़ रहे हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगी, वो एनर्जी मिल जाएगी जो इस रिएक्शन में क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। किसी भी न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी को समझने के लिए, उसमें हो रही प्रोसेस को समझने के लिए हमें दो प्रकार के मॉडल समझने होते हैं। एक होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल और दूसरा होता है सेल मॉडल। हमें यह तो पता है कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियन पाए जाते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियन किस तरह से अरेंज होते हैं यह आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। तो इसी प्रोसेस को समझाने के लिए दो मॉडल हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेल मॉडल, जिनको हम देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के अंदर हमारा जो ग्राफ मिला था वो किस तरह से मिला था, वो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिला था। इसमें हमने क्या देखा था, जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, लगभग कांस्टेंट हो रही है। यानी इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या लगभग कांस्टेंट, जो हमने 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के इक्वल मानी थी। तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ गई, मास नंबर के, यानी बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ेगी। इसी प्रकार से हम किसी भी न्यूक्लियस को देखें तो इस न्यूक्लियस में जैसे जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ेंगे यानी न्यूक्लियन बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे एक बात करें हम हाइड्रोजन की और एक बात करें हम कार्बन की,
तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1h1, यानी इसमें एक 1h2, इसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन, तो हमें मिलता है ये, इसमें एक प्रोटॉन हो गया एक न्यूट्रॉन हो गया। कार्बन का 6 कार्बन 12 है, तो इसमें कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो ये s ऑर्बिटल में क्या होंगे? 1s2 2s2 2p6, तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s2 में कितने आ जाएंगे? इसमें भी 2, और p में कितने आ जाएंगे? सॉरी 2। तो यहाँ इसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। यानी जैसे जैसे किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसका क्या बढ़ता जाता है? वॉल्यूम बढ़ता जाता है। यानी वॉल्यूम भी किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? मास नंबर के। अब आप जानते हो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो यहां से डेंसिटी क्या आ जाती है? कांस्टेंट। अब ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं, डेंसिटी का कांस्टेंट रहना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ बदलना, ये प्रॉपर्टीज एक लिक्विड ड्रॉप में भी पाई जाती हैं। इसीलिए इस मॉडल को हम क्या नाम देते हैं? लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जिसके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।